हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक कर रहा हूँ भैया वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग फर्स्ट ईयर का आज पढ़ने वाले हैं सिलेबस। कौन से ईयर का? फर्स्ट ईयर का पढ़ने वाले हैं। सेकेंड ईयर का तो खत्म हो गया, हम लोग फार्माकोलॉजी खत्म कर चुके हैं। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए। क्या भैया? डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए मॉडल पेपर सीरीज। कौन सा सीरीज? मॉडल पेपर सीरीज, जो कि फार्मास्यूटिक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। चलो, अब पहले हम फार्मास्यूटिक्स का पढ़ते हैं, फिर ऐसे करके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी आएगा, राइट। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स का जो आज सेट 1 है, सेट 1 का पार्ट ए है, जिसमें हम 7 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन को? 7 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सेट 1 का पार्ट 1 है। सेट 3 आएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ऐसे करके एक एक लेक्चर आएगा। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है भैया, वो मॉडल पेपर सॉल्यूशंस के ऊपर है। फार्मास्यूटिक्स सेट 1 पार्ट 1 के ऊपर है। ठीक है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में वॉच कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, राइट। चलो, अब चलिए देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन भैया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणों से, या फिर जॉब कर रहे हैं, कोई भी इशू है, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं पूरे साल, तो अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 मंथ में हम पढ़ कर थोड़ा एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, मतलब आप पास स्कोर गेन कर लें, ऐसा ना लगे कि किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाए, राइट। तो आप जो है हमारे टॉप 20 एंड टॉप 30 हमारे ऐप पे आया है, वन फार्मेसी के ऐप पे। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसको आप देख लेंगे। एंड क्वेश्चंस बैंक आया है। क्वेश्चंस बैंक 2-3 वीडियो ऐसे लेक्चर है, हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो ऐसे आप टाइम निकाल के एटलीस्ट 1 महीने तक अच्छे से मेहनत कर देंगे, तो भाई आपका जो डी फार्मा का एग्ज़ाम है, वो एकदम हंसते हंसते आप निकाल लेंगे। मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये है कि भैया 1 महीने से मन धन तन तीनों चीज़ को लगा कर पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। अगर 12 महीने नहीं पढ़ पाए हैं, तो 1 महीना तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यार आप बिना मेहनत करे पास हो जाएंगे। ऐसा कोई चीज़ है कि बिना मेहनत किए फल की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? बिना वर्क किए आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। चलो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है भैया। एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशंस इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री एंड फार्मेसी प्रैक्टिस। कहने का मतलब ये है कि भैया एक्सप्लेन करना है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशंस इन इंडिया रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन एंड इंडस्ट्री एंड फार्मेसी प्रैक्टिसेस। मतलब ओवरऑल मिला के हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे एंड उसके प्रोफेशन को पढ़ेंगे। एंड एड अ नोट ऑन फार्मेसी एज अ कैरियर। मतलब फार्मेसी एज अ कैरियर का क्या मतलब है? जिसको आप स्कोप बोलते हैं ना, स्कोप ऑफ फार्मेसी। ठीक है। तो इसको आप स्कोप बोलते हैं, फार्मेसी एज अ करियर को आप स्कोप बोलते हैं, राइट। चलो, सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि क्या हिस्ट्री रहा है हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस का, क्या हिस्ट्री रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना होगा। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक। द फार्मेसी वॉज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो फार्मेसी वर्ड है भैया, वो क्या है? ये कहाँ से लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उसका मतलब क्या है? फार्माकोन। क्या मतलब है भैया? फार्माकोन। अब फार्माकोन का क्या मतलब है? फार्माकोन का मतलब है ड्रग। क्या मतलब है भैया? फार्माकोन का मतलब ड्रग है। और फार्मेसी एक किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब फार्माकोन है। फिर समझिए, फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है फार्माकोन। एंड फार्माकोन का मतलब है ड्रग, और ड्रग का मतलब आप लोग जानते ही हैं, मेडिसिन। देखिए, अगर आप लोग पहली बार ड्रग का नाम सुन रहे हैं, तो किसी किसी के मन में आएगा कि ड्रग्स का मतलब वो जो हेरोइन, चरस, वो सब ड्रग्स। देखिए, फार्मेसी प्रोफेशन में ड्रग्स का मतलब मेडिसिन होता है। ठीक है। फार्मेसी प्रोफेशन में अगर कोई भी टीचर ड्रग्स का नाम ले रहा है, तो वो एक दवा का नाम ले रहा है, दवा बता रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हीरोइन, चरस, गांजा, वो सब ड्रग्स नहीं। फार्मेसी में वो सब ड्रग्स नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, राइट। चलो, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? वेरियस प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन फार्मेसी फील्ड। मतलब कई तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं फार्मेसी के फील्ड में, लाइक बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, एम एस फार्मा एंड फार्म डी एक करके आता है। क्या आता है? फार्म डी, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, राइट। तो बी फार्मा बैचलर, डी जो आप लोग कर रहे हैं डिप्लोमा, एंड एम मास्टर फार्मेसी। ठीक है। तो ऐसे करके वेरियस प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए हैं, कई प्रोग्राम यहाँ पे ठीक है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी कौन है भाई? फार्मेसी के पिता कौन है? विलियम प्रोक्टर जूनियर। कौन है भैया? विलियम प्रोक्टर जूनियर। ये एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। कौन है थे भैया? ये एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, मतलब अमेरिका के थे ये। ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी के पिता कौन है? इंडियन फार्मेसी के पिता भैया महादेव लाल श्रॉफ। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है, यानी एक नंबर ये में क्वेश्चंस बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये दोनों मोस्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया फादर ऑफ फार्मेसी एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं, थोड़ा हिंदी वर्ड में है। फार्मेसी शब्द ग्रीक भाषा के फार्मा कौन से लिया गया है, जिसका अर्थ है औषधि मतलब दवा। मैंने आपको बताया ना कि जो मेडिसिन ड्रग्स का मतलब क्या होता है, दवा होता है। समझ में आ गया? चलो फार्मेसी के क्षेत्र में बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, एमएस फार्मा आदि जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। वेरियस प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। फार्मेसी के पिता कौन है? विलियम प्रोक्टर जूनियर। एंड इंडियन फार्मेसी के पिता महादेव लाल श्रॉफ। समझ में आ गया? चलो इतना सिंपल है, नहीं समझ में आया यार? यहाँ पे देखो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फार्मेसी का क्या हिस्ट्री रहा है। इन एशियंट पीरियड मतलब प्राचीन काल में, इट वॉज बिलाइव्ड दैट फिजिशियन परफॉर्म द फार्मास्यूटिकल वर्क। मतलब जो फिजिशियन थे, आज के डेट पे आप फिजिशियंस को क्या बोलते हो? एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस वगैरह फिजिशियन होते हैं ना। तो आज के डेट पे एमबीबीएस क्या करते हैं? सिर्फ भैया पेशेंट देखेंगे, पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवा लिख देंगे, हो गया, ठीक है। अब बाकी का काम जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट, नर्सेज, अदर स्टाफ रहते हैं वो मैनेज करते हैं। लेकिन पहले क्या था भैया? पहले भैया क्या करते थे? इट वॉज बिलाइव्ड दैट फिजिशियंस परफॉर्म द फार्मास्यूटिकल वर्क्स। भैया जो फिजिशियन थे पहले ना, पहले के फिजिशियंस फार्मास्यूटिकल वर्क को भी प्रिपेयर परफॉर्म करते थे। क्या करते थे? मतलब वही देखो यहाँ पे हिंदी देखो, प्राचीन काल में यह माना जाता था कि चिकित्सक ही औषधि से संबंधित कार्य करता था। जो चिकित्सक था, जो डॉक्टर था, ठीक है, वही क्या करता था? फार्मास्यूटिकल वर्क भी वही परफॉर्म करता था। प्रिपेयर द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन भी वही प्रिपेयर करता था। और सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब वो स्वयं नुस्खा को तैयार करता था और जो भी मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना हो सब कुछ वही करता था, ठीक है। तो वह स्वयं नुस्खा तैयार करता था या नुस्खे की तैयारी की निगरानी करता था। तो पहले के जो फिजिशियन थे भैया वही सब कुछ हैंडल मैनेज करते थे, ठीक है। आज के डेट पे थोड़ा सिस्टम अलग हो गया है कि डॉक्टर का एक प्रोफेशनलिटी बन गया है कि डॉक्टर सिर्फ भैया प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, पेशेंट को देखेगा। और ऑब्वियसली यार यही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो 7 से 8 साल रगड़ा है, इतना पढ़ा है, इतना मेहनत किया है, तो वो क्या पूरा काम मैनेज करने के लिए पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। तो भैया जो अब सिस्टम है, अब थोड़ा सिस्टम प्रोफेशनलिटी है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लंदन फार्माकोपिया बिकेम अवेलेबल इन इंडिया 1824। जो लंदन फार्माकोपिया था वो हमारे इंडिया में कब आया? 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में आया, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ हिंदी भी देखिए, क्योंकि एक बार इंग्लिश पढ़ा है फिर हिंदी पढ़ा है तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे क्या होगा? लेक्चर का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ देखिए, तो लंदन फार्माकोपिया वर्ष 1824 में भारत में उपलब्ध हुई, ठीक है। दिस कंट्रोल्स द फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडिया में मतलब भारत में जितने भी फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज होती थी, कौन कंट्रोल करता था? कौन कंट्रोल करता था भैया? लंदन के फार्माकोपिया। लंदन की फार्माकोपिया जो हमारे इंडिया में 1824 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी, वही पूरा एक्टिविटी को कंट्रोल करता था। वही के उसी के अंडर से सारी जो फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज थी वही चलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी देखिए, भारत में औषधि से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण हो गया, किसके कारण? लंदन फार्माकोपिया के कारण, ठीक है। देयरफॉर इंडिया कम्युनिटी वाज फोर्स्ड टू इंपोर्ट ड्रग्स फ्रॉम ओवरसीज। मतलब ओवरसीज का मतलब ये है समुद्र के आर पार से इंपोर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट ड्रग्स फ्रॉम ओवरसीज, हिंदी देखिए। इसलिए जो भारतीय समुदाय को विदेशों से औषधि आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि यार लंदन फार्माकोपिया सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता था, तो वो जैसे कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए लंदन से जब मंगाना पड़ता था क्या, जो भी मेडिसिन वगैरह, ठीक है, तो मंगाना पड़ता था, तो वहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ता था, वहीं से क्या एक्सपोर्ट कराना पड़ता था। इसीलिए ओवरसीज वगैरह जो समुद्र के पार से, आर पार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओवरसीज लिखा है, ओवरसीज का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्राचीन काल के फार्मेसी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? फार्मेसी कोर्सेज वर स्टार्ट इन इंडिया 1842 इन गोवा। सबसे पहले जो फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट हुआ वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? वो गोवा में स्टार्ट हुआ था 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में फार्मेसी का जो कोर्स स्टार्ट हुआ था गोवा में, वो 1842 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। एंड फिर क्या हुआ? 1868 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन अंडर द ब्रिटिश मोनार्ची। अब क्या हुआ? अब इंडिया ने ये कहा कि लंदन फार्माकोपिया का राज ज़्यादा दिन तक हमारे इंडिया पे नहीं रहेगा। अब इंडिया ने खुद, ठीक है,
खुद अपना जो है फार्माकोपिया पब्लिश किया, लेकिन वो भी क्या था, अंडर ब्रिटिश मोनार्ची, वो भी ब्रिटिश मोनार्ची के अंडर में था, मतलब अपना खुद ऑफिशियल नहीं था, लेकिन वो क्या था, अंडर द ब्रिटिश मोनार्ची, वो ब्रिटिश मोनार्ची के अंडर में था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1939 फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज पब्लिश्ड। 1939 में क्या हुआ भैया, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी भी पब्लिश्ड हो गया है हमारे इंडिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट 1941 अ पोस्ट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाज अनाउंस्ड एट KEM हॉस्पिटल मुंबई, केम हॉस्पिटल मुंबई। ठीक है, 1941 में भैया जो फार्मासिस्ट आज के डेट पे बोलते हैं ना कि फार्मासिस्ट का वैकेंसी आ गया, वहाँ उस हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की वैकेंसी खाली है, वहाँ पे चलो अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम कौन दिया है, सबसे पहले कौन मतलब अनाउंस किया था, केम हॉस्पिटल मुंबई की जो केम हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ी आज के डेट पे है, उसी ने भैया अनाउंस किया था। कब, 1941 में क्या अनाउंस किया था, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की वैकेंसी अनाउंस किया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये सब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज में दिया गया है, याद करने में आपको बहुत इजी होगा। ठीक है, द फार्मेसी एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 1948। अब भैया फार्मेसी एक्ट भी भैया इनएक्टेड हो गया 1948 में। 1948 में भैया पब्लिश्ड हो गया, एक्ट हो गया, कब, कहाँ, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जो है फार्मेसी एक्ट भी आ गया था 1948 में। फिर क्या हुआ, इन 1949 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज। फिर 1949 में जिसको आप बोलते हैं PCI, एडमिशन वगैरह कराने जाते होंगे आप लोग कॉलेज में, तो आप लोग ये देखते होंगे कि कॉलेज PCI से अप्रूव है कि नहीं, तो वही भैया 1949 में PCI भी स्टेबलाइज हो गया था हमारे भारत में। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, थोड़ा हिंदी देख लेते हैं। भारत में फार्मेसी की पाठ्यक्रम 1842 में गोवा से प्रारंभ किया गया। फिर 1868 में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली फार्माकोपिया आई। फार्माकोपिया तो आ गई, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंडर में था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी भी प्रकाशित हुआ। 1941 में केम अस्पताल मुंबई में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पद की घोषणा की गई। ठीक है, वहाँ अनाउंस किया गया। फिर 1948 में फार्मेसी एक्ट भी लागू हो गया। एंड 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको आप PCI बोलते हैं, तो PCI भी लागू हो गया, स्थापना हो गया हमारे इंडिया में। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, फार्मेसी एज अ करियर, जिसको आप बोलते हैं स्कोप, क्या बोलते हैं, स्कोप, स्कोप भी देख लेते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट, सबसे पहले कम्युनिटी फार्मासिस्ट में आप लोग वर्क कर सकते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का क्या मतलब है, ऑन मेडिकल स्टोर। अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। ठीक है, अपनी मेडिकल दुकान, हिंदी देखिए, हिंदी भी देखती है साथ में। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी वगैरह आता है, तो वहाँ पे आप एज अ फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो होता है जिसको बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, DI, तो आप DI भी बन सकते हैं। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं। कहाँ पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कंपनीज वगैरह में आप काम कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR जिसको बोलते हैं, ठीक है, MR का भी काम कर सकते हैं आप, ड्रग का प्रमोशन कर सकते हैं। टीचिंग लाइन, लेक्चर इन फार्मेसी कॉलेज, किसी कॉलेज में आप फार्मेसी का लेक्चर भी दे सकते हैं। लाइक अगर आप M फार्मा किए हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी आप किए हैं, तो आप भैया पढ़ा भी सकते हैं। एंड रिसर्च में भी जा सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, दवा की खोज कर सकते हैं और दवा का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी किए हैं, तो ये इतना स्कोप होता है। ठीक है, इतना अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि फार्मेसी करने के बाद आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। भैया पैकेजिंग मटेरियल पे सबसे पहले हमको डिस्कस करना है, इसके टाइप्स को लिखना है, और क्या लिखना है, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ग्लास प्लास्टिक। ग्लास क्या है, प्लास्टिक क्या है, इस पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इमेज के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, कुछ ड्रग्स हैं जो कि पैक हैं, किसमें पैक हैं, जो उसका पाउच है, तो जो जिस मतलब पैक होने के प्रोसेस को ही बोलते हैं पैकेजिंग, राइट। देखते हैं, पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग, मतलब क्लोज करना या फिर प्रोटेक्ट करना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को फॉर स्टोरेज, स्टोर करने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और यूज़ करने के लिए। समझ में आ गया। प्रोडक्ट को स्टोर यानी रखने के लिए, और क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट, पेशेंट तक पहुंचाने, वितरण करने के लिए, और उसको यूज़ करने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, ताकि दवा ख़राब ना हो, दवा का जल्दी टूट ना जाए। ठीक है, तो यही सब हम प्रोटेक्ट करते हैं, राइट।
चलो हिंदी में देख लेते हैं। पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दवाओं के भंडारण, वितरण, उपयोग के लिए बंद या सुरक्षित किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये रहा सिंपल सा डेफिनेशन पैकेजिंग मटेरियल का। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। कितने टाइप्स का होता है? सबसे पहले ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, मेटल होता है, रबर होता है। तो 4 टाइप का है यहाँ पे मेनली, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे 4 टाइप का है। आगे देखते हैं, आगे एडवांटेज ऑफ ग्लास। ग्लास का क्या एडवांटेज है? ग्लास मतलब दारू की शीशी, दारू की शीशी आप समझिए, तो वही ग्लास है, राइट। केमिकली इनर्ट मटेरियल, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। साथ में हिंदी देखिए, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। प्रोवाइड्स एक्सीलेंट बैरियर प्रोटेक्शंस, बहुत स्तर, क्या भैया, उच्च स्तर की सुरक्षा देता है, ठीक है। यहाँ पे साथ में हिंदी देखिए, उच्च स्तर की सुरक्षा भी देता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं, और अट्रैक्टिव भी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है और आकर्षक भी होता है। कैन बी स्टरलाइज्ड इजिली, क्या भैया, आसानी से स्टरलाइज किया जा सकता है। मतलब इसमें जो स्टरलाइज के मतलब से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बताओ स्टरलाइज के मतलब से आप क्या समझते हैं? स्टरलाइज का मतलब ये है कि माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह तो नहीं है, उसको मतलब अच्छे तरीके से सफाया करना। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि हाइजीन मतलब साफ सुथरा रखना, ठीक है। स्टरलाइज का मतलब ये होता है। तो ये स्टरलाइज सही तरीके से साफ सुथरा भी किया जा सकता है। रीयूजेबल मतलब दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं, पुनः इसका यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये इसका लाभ है। क्या है भैया? ये इसका लाभ है। इसका हानि देख लेते हैं, क्या इसका हानि है। तो सबसे पहले ब्रेकेबल एंड फ्रेजिल, भैया आसानी से ये टूट जाएगा, शीशी रहेगा, गिरा टूट गया। हैवी इन वेट, वजन भी भारी होगा, ठीक है। एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक से आप कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा महंगा आता है। समझ में आ गया? प्लास्टिक की तुलना में ये महंगा आता है। टूटने पर दूषण का खतरा, अगर एक बार ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो कंटामिनेट मतलब दूषित हो जाएगा, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, सभी दवाओं के लिए ये सुटेबल नहीं होता, कांच की शीशी, ठीक है। सभी दवाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया इसका डिसएडवांटेज। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक देख लेते हैं, प्लास्टिक का क्या एडवांटेज है। सबसे पहले लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, मतलब ये हल्का होता है और थोड़ा ड्यूरेबल, लंबे समय तक टिकाऊ होता है। नॉन ब्रेकेबल, कभी टूटता नहीं है, कभी टूटता नहीं है मतलब टूटता है लेकिन जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। न टूटने वाला प्लास्टिक है, मोड़ेंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो वो टूट सकता है, ठीक है। एंड लो कॉस्ट मतलब कम खर्चीला है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, प्लास्टिक थोड़ी ज़्यादा महंगा आएगा। ईजी टू हैंडल, बहुत आसानी होता है हैंडल करने के लिए, उपयोग में आसानी होता है, विभिन्न आकारों में उपलब्ध होता है। अवेलेबल इन वेरियस शेप, प्लास्टिक है चाहे जैसे मोड़ मार के शेप दे दिया जाता है, ठीक है। तो कई शेप में ये अवेलेबल है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। क्या हानि है प्लास्टिक के? में एब्जॉर्ब ड्रग्स, भाई प्लास्टिक की कोई ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, दवा को अवशोषित कर सकता है। परमिएबल टू ग्लास एंड मॉइस्चर्स, गैस, नमी और को आर पार होने देता है। जो गैस होता है और नमी होता है, प्लास्टिक आर पार होने देता है, ठीक है। और कांच में आर पार नहीं होता है, ठीक है। ओके। नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, सभी दवाओं के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। देखो सभी दवाओं के लिए ये सुटेबल नहीं, रिएक्ट कर सकता है ना, तो सभी दवाओं के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। डिफिकल्ट टू स्टरलाइज, स्टरलाइज करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्टरलाइज करना कठिन होता है, मतलब साफ सुथरा करना थोड़ा कठिन होता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है। प्लास्टिक है, आप खाएंगे दवाई, फिर प्लास्टिक बचेगा, उसको जलाएंगे तो पर्यावरण भी दूषित होगा। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आगे भैया क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स, एक्सप्लेन कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटिंग एजेंट विद एग्जांपल, आल्सो राइट अ नोट ऑन प्रिजर्वेटिव। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एड्स को, फिर कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटिंग एजेंट को भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव पे थोड़ा शॉर्ट नोट लिखना है। भैया एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, यही है लॉन्ग का खेला, यही है लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन होता है। एक ही क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, तभी तो 5 नंबर देता है सरवा, तभी 5 नंबर देता है। समझ में आ गया? चलो फार्मास्यूटिकल एड्स देख लेते हैं, क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स। तो एक इजी लैंग्वेज में आप इतना समझिए, फार्मास्यूटिकल एड्स वो होता है जो दवाओं में मिलाया तो जाता है लेकिन उसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जैसे दवाई है, दवाई वाइट कलर है, उसको थोड़ा अच्छा अट्रैक्ट दिखने के लिए उसको थोड़ा रंग बिरंगा क्या कलरिंग एजेंट देंगे। तो कलरिंग एजेंट क्या है? ये है फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एड्स को आप एडिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई प्रोडक्ट को ऐड करना है लेकिन उसका कोई थेराप्यूटिक एक्सेस नहीं रहता है। तो देख लेते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस विच हैव लिटिल और नो थेराप्यूटिक वैल्यू, मतलब
अगर रहेगा भी तो थोड़ा थेराप्यूटिक एक्शन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है लिटिल और नो थेराप्यूटिक वैल्यू बट आर यूज्ड इन प्रिपरेशंस प्रिजर्वेशंस, मतलब उसको यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशंस उसकी सुरक्षा करने के लिए, एंड स्टेबिलिटी उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। कहाँ पे? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हम यूज़ तो करते हैं लेकिन उसका कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं रहता है, बस हम उसके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स वे पदार्थ है जिनका स्वयं का उपचारात्मक प्रभाव बहुत कम होता है, बहुत कम या नहीं होता है, लेकिन इन्हें दवाओं की तैयारी, संरक्षण और स्थिरता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं कलरिंग एजेंट। सबसे पहला क्या है? कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट आर सब्सटेंस एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू इम्प्रूव अपीयरेंस एंड मेक द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव। तो भैया वही कहने का मतलब है कि कलरिंग का कोई थेराप्यूटिक यूज थोड़ी रहेगा। कलर आपके पेट में जाके कोई एक्शन थोड़ी शो करेगा, बस उसको थोड़ा अपीयरेंस, ताकि वो थोड़ा आकर्षक दिखे और थोड़ा मतलब बढ़िया दिखे, ताकि पेशेंट को लगे कि हाँ यार रंग बिरंगा है, इसको खाना चाहिए। तो बस उसको अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए और उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए बस हम लोग क्या करते हैं? कलरिंग मिला देते हैं। जैसे आप लोग मंचूरियन खाने आते हैं, ठीक है, मार्केट में जाते हैं मंचूरियन खाने, अब उसमें ललका जो कलरवा है अगर नहीं मिलाएगा तो मंचूरियन बोलेंगे अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो वही उसको अपीयरेंस उसके बढ़ाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसमें लाल कलर मिलाते हैं। तो वो लाल कलर का कोई स्वाद नहीं है, आप खाएंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है वो सिर्फ इसलिए मिलाते हैं ताकि आपका थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, आपको आकर्षक लगे। तो वही भैया वही होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, टेट्राजीन। क्या है भैया? टेट्राजीन, जो कि आपको टेट्राजीन पीला कलर का यहाँ पे देखिए टेट्राजीन है। एंड अमरैंथ। क्या भैया? अमरैंथ। अमरैंथ आपको लाल कलर का यहाँ पे देखिए अमरैंथ भी है। सनसेट येलो भी है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल है जो कि मिलाया जाता है ड्रग्स में। आगे देखते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। सेम प्रोसेस वो भी है कि फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, बाकी इसका कोई थेराप्यूटिक यूजेस नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए लेमन है एंड ऑरेंज ऑयल है एंड पुदीना है, ठीक है। तो ये इसका फ्लेवर को मिलाने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका भी डेफिनेशन देख लो। फ्लेवरिंग एजेंट्स आर सब्सटेंस यूज्ड टू इम्प्रूव द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। उसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और उसके स्मेल, ठीक है, उसके स्मेल को अच्छा करने के लिए, गंध को बेहतर बनाने के लिए, और या फिर स्वाद को अच्छा बनाने के लिए हम फ्लेवरिंग का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? जैसे पिपरमिंट ऑयल, ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल, ठीक है। यहाँ पे देखिए इमेज के माध्यम से आप लोग देख लिए। चलिए आगे देखते हैं स्वीटिंग एजेंट। मतलब जो मीठ आता है, कोई कोई दवाइयाँ आप जीभ पे रखते होंगे तो बहुत मीठापन लगता होगा, तो उसमें समझ जाइएगा कि स्वीटिंग एजेंट मिलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन देखिए, स्वीटिंग एजेंट आर सब्सटेंस यूज्ड टू गिव स्वीट टेस्ट टू मेडिसिन एंड मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट। स्वीटिंग एजेंट वे पदार्थ होते हैं जो दवाओं को मीठा स्वाद देने और ख़राब स्वाद को छिपाने के लिए किया जाता है। बीटर टेस्ट होता है, मतलब बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, क्या करने के लिए? मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये क्या मिलाते हैं? सैक्रिन, जिसको बोलते हैं शुगर, सिंपल वर्ड में समझो, शुगर मिलाते हैं, ठीक है। तो भैया अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क यानी छुपाने के लिए, अच्छा स्वाद देने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? सुक्रोज, सैक्रिन, एस्पार्टेम मिलाते हैं, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है जो कि आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये स्वीटिंग एजेंट है। आगे देखते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? प्रिजर्वेटिव एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दवाओं में मिलाया जाता है, लेकिन इसका यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है? ये दवाओं को माइक्रोबियल ग्रोथ को किल करता है, मतलब दवाएं जल्दी ख़राब नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसीलिए मिलाया जाता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिजर्वेटिव आर सब्सटेंस एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, और प्रिवेंट करता है किसको? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट बचाता है, ठीक है, ताकि हमारा जो सब्सटेंस रहे वो थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है, जल्दी खराब ना हो। प्रिजर्वेटिव वो पदार्थ है जिन्हें दवाओं में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, बेंजोइक एसिड एंड बेंजाअल्कोनियम क्लोराइड, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको अच्छे से याद करना होगा। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? डिफाइन साइज रिडक्शंस, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल एंड बाल मिल। हैमर मिल एंड बाल मिल मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 में, ये आएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया? चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझ लो, देख लेते हैं। ये है क्या आपका हैमर मिल, ठीक है, ये हैमर मिल है और ये बाल मिल है।
हैमर मिल में बड़े बड़े क्या होते हैं, हैमर लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े हैमर मतलब हथौड़ा, बड़े बड़े हथौड़ा लगे होते हैं, जो कि जब घूमता है तो जब आप कोई प्रोडक्ट डालेंगे तो वो तोड़ देगा, प्रोडक्ट को तोड़ मतलब साइज रिडक्ट कर देना, मतलब घटा देना। अच्छा आइए पहले देख लेते हैं डिफरेंसेस, उसके बाद आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे साइज रिडक्शन का क्या मतलब है। देखिए ये बड़ा बड़ा टैबलेट है, ठीक है। अब ये बड़ा बड़ा टैबलेट है, अब ये देखिए ये एक प्रकार का मैकेनिकल फोर्स लग रहा है इस पे, मतलब ये इसको मैकेनिकल इस पे फोर्स लग रहा है, इम्पैक्ट का फोर्स लग रहा है। जब इम्पैक्ट का फोर्स लगेगा तो ये पाउडर के फॉर्म में बदल जाएगा। तो मतलब साइज रिडक्ट हुआ ना, मतलब साइज घट गया, पहले साइज बड़ा बड़ा था, अब पाउडर के फॉर्म में छोटा छोटा फॉर्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बड़े बड़े पार्टिकल्स को उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं साइज रिडक्शंस। ये देखिए बल्क पार्टिकल है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, थ्रू द किसी मैकेनिकल फोर्स से। मतलब यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट का मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, जो कि आगे पढ़ेंगे। साइज रिडक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स। किसी मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करके, किसी मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करके प्रोडक्ट के ऊपर उसके साइज को क्या करता है, स्मॉल करता है, घटाता है। सच एज कटिंग, या फिर चाहे काट के, या फिर कंप्रेस यानी दबा कर, या फिर इम्पैक्ट मतलब हथौड़ा वगैरह मार कर, या फिर एट्रीजन का मतलब घर्षण। एट्रीजन का क्या मतलब होता है, घर्षण, रगड़वा के पीस देते हैं, क्रश कर देते हैं, ग्रिंड कर देते हैं, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कोई भी मैकेनिकल फोर्स लगेगा, मैकेनिकल फोर्स लगने के बाद उसका जो साइज रहेगा, साइज रिडक्ट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। समझ में आ गया। हिंदी परिभाषा भी सेम है, ठीक है। बड़े पार्टिकल्स को किसी मैकेनिकल फोर्स से क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे दबाव, टकराव या फिर घर्षण की सहायता से छोटा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेम कंटेंट हिंदी में भी है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है क्या, साइज रिडक्शंस। आगे देखते हैं क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले क्या करता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन रेट, हमारे एब्जॉर्प्शन रेट, पेट में एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाता है। इजी इन मिक्सिंग किसी चीज़ को मिक्सिंग करने में, पाउडर मिक्स करेंगे तो जल्दी मिक्स हो जाएगा। अगर पाउडर में आप क्या मिक्स करेंगे, टैबलेट मिक्स करेंगे तो मिक्स होगा, ठीक है, नहीं मिक्स होगा। तो भैया वही इजी इन मिक्सिंग। इजी टू एब्जॉर्ब इन बॉडी में एब्जॉर्ब भी बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। आप पाउडर खाएंगे, पाउडर जल्दी जल्दी क्या करेगा, जल्दी जल्दी घुल जाएगा और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में दौड़ने लगेगा। अगर वही जगह आप टैबलेट खाएंगे, टैबलेट डिजॉल्व होगा, टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाएगा, वहाँ से फिर जाएगा कहाँ पे, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तब अपना एक्शन शो करेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है, इजी एब्जॉर्प्शन, मतलब जल्दी एब्जॉर्प्शन और आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है पाउडर फॉर्म का, ठीक है। मेथड ऑफ साइज रिडक्शन, क्या क्या मेथड है कि जिससे साइज को रिडक्ट किया जाए, मतलब मैकेनिकल फोर्स समझ सकते हैं एक प्रकार से। मैकेनिकल फोर्स, क्या क्या मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले कटिंग, मतलब काट कर छोटा करना। कंप्रेशन मतलब दबा कर छोटा करना, दबा कर मतलब किसी चीज़ से कंप्रेस, किसी मशीन से कंप्रेस कर दिया जाता हो, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब टकराव से, इम्पैक्ट मतलब किसी चीज़ के टकराव के। फिर एट्रिशन मतलब घर्षण से, किसी चीज़ से घर्षण से, ठीक है। तो ये 4 मैकेनिकल फोर्स है, 4 मेथड है जिसके थ्रू क्या होता है, किसी भी बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हैमर मिल। हैमर मिल क्या होता है, हैमर मिल मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा मशीन है, यहाँ पे आप सबस्टेंस डालेंगे, यहाँ इसमें लगा रहता है, क्या लगा रहता है, इसमें हथौड़ा लगा रहता है। तो इसमें कौन सा मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होगा, जब हथौड़ा लगेगा तो हथौड़ा टकराव देगा तो कौन सा मैकेनिकल फोर्स लगेगा, इसमें लगेगा भैया आपका इम्पैक्ट, ठीक है। ये इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है, आगे होगा भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मटेरियल ब्रेक्स बाय इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इसमें इम्पैक्ट भी लग रहा है और एट्रिशन घर्षण भी हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या क्या इसमें कंस्ट्रक्शन है। इसमें भैया सिलेंड्रिकल चैम्बर है, यहाँ पे देखिए चैम्बर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल चैम्बर्स है। फिर यहाँ पे इनसाइड चैम्बर्स रोटेटिंग शाफ्ट, यहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट भी है जो घूमता है, ठीक है। फिर क्या है, हैमर्स कैन फिक्स्ड और स्विंगिंग टाइप, मतलब ये भैया हैमर्स फिक्स्ड या स्विंगिंग प्रकार के हो सकते हैं, मतलब स्विंगिंग मतलब घूमने के वाला प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए स्क्रीन होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्रीन है, ताकि जो पार्टिकल्स क्रश हो जाते हैं, जो ग्रिंड हो जाते हैं, वो स्क्रीन मॉनिटर करता है। अगर ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो वो आने नहीं देता है, कहाँ, रिसीवर बॉक्स में आने नहीं देता है, ठीक है। और अगर वो उसको लगता है कि हाँ अब ये सही से क्या हो गए हैं, ये सही से रिड्यूस हो गए हैं, तब इसको ये रिसीवर बॉक्स में गिरने देता है। तो स्क्रीन प्रॉपर मॉनिटर करता है। फिर भैया फीड होता है इनलेट एंड आउटलेट का, यहाँ पे देखिए फीड है, यहाँ से इनलेट होता है, यहाँ से आउटलेट होता है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल मोटर। इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स होते हैं जो कि शाफ्ट को घुमाते हैं, मोटर को नचाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा संचालित होता है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए वर्किंग मॉडल कैसे ये अपना वर्क करता है। मटेरियल इज फेड थ्रू इनलेट, इनलेट के द्वारा मटेरियल को फेड किया जाता है। रोटेटिंग हैमर्स हिट द मटेरियल्स, यहाँ पे देखिए ये जो रोटेटिंग हैमर्स है जो घूमता है, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को देखिए यहाँ छोटा छोटा कर दिया, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटा छोटा कर दिया, तो भैया ये हिट करता है, मतलब उस पर मारता है, ठीक है। अब वो हिट करने के बाद क्या करेगा, मटेरियल्स ब्रेक बाय इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इम्पैक्ट का फोर्स लगेगा और एट्रिशन का फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ब्रोकन पार्टिकल्स फॉल ऑन स्क्रीन, जो टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रीन से नीचे गिर जाते हैं। पार्टिकल्स स्मॉल इनफ पास थ्रू स्क्रीन, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं भैया, वो पास हो जाते हैं स्क्रीन के माध्यम से, कहाँ पे, आउटलेट में, आउटलेट में वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। लार्जर पार्टिकल्स रिमेन्स हिट अगेन बाय हैमर्स, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उसमें फिर से रह जाते हैं ताकि वो सही से फिर से हिट अगेन उस पर हिट हो, ठीक है। अगेन फिर नाचेगा, उसका जो रोटेटिंग शाफ्ट रहेगा फिर नाचेगा, फिर से वो टूटेगा, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है, ग्राइंडिंग द ड्राई मटेरियल, सूखे मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, सूखे मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। यूज इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टैबलेट को मैन्युफैक्चर पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ बाल मिल। बाल मिल क्या होता है भैया, बाल मिल भी एक ऐसा मशीन है जो कि हमारे साइज के बल्क साइज को रिड्यूस करता है। इसमें छोटे छोटे गोली होते हैं, गोली नुमा आकार, स्टील के गोली होते हैं। किस चीज़ के, स्टील के गोली होते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट इसमें डालेंगे तो ये जब नाचेगा तो स्टील के साथ ये ग्रिंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए ग्राइंडिंग बॉल, तो स्टील के साथ आपका जो भी पार्टिकल्स रहेगा वो एकदम पिसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कंस्ट्रक्शन है। कंसिस्ट ऑफ ए हेलो सिलेंड्रिकल सेल, यहाँ पे देखिए सिलेंड्रिकल सेल्स है, ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल्स है। फिर सेल्स इज मेड ऑफ स्टील और पोर्सिलेंस, भैया पोर्सिलेंस, यहाँ पे देखिए स्टील या पोर्सिलेंस से बना होता है। कौन, ये जो पूरा खोल है, जो पूरा ये सेल है, ये किस चीज़ से बना होता है, ये स्टील से बना होता है। इनसाइड सेल स्टील और सिरेमिक बाल्स ग्राइंडिंग्स मीडिया, इसमें छोटे छोटे गेंद होते हैं, क्या होते हैं, स्टील के गेंद होते हैं। सेल्स रोटेट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, भैया ये क्षैतिज अक्ष पर घूमता है, यहाँ पे हिंदी देखिए, ये क्षैतिज अक्ष पर घूमता है। फिर क्या होता है, किनारों पर फीड इनलेट और आउटलेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रॉ मटेरियल को आप इनलेट करेंगे, ये डस्ट है, यहाँ पे आउटलेट है, यहाँ से रिसीवर रिसीव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर्स भी है जो कि इसको नचाता है। तो ये इसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ऐसे इसमें इतना कंस्ट्रक्शन से ये पार्ट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे वर्किंग ऑफ बाल मिल कैसे अपना वर्क करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मटेरियल्स एंड बाल्स आर लोडेड इनटू सिलेंड्रिकल सेल्स, जो मटेरियल्स होते हैं वो आप कहाँ पे लोड करेंगे, आप उसमें बाल वाले सेक्शन में लोड करेंगे ना। फिर सेल रोटेट एट कंट्रोल स्पीड, सेल को रोटेट किया जाएगा एक कंट्रोल स्पीड पे, ठीक है। बाल्स टम्ड एंड फॉल ऑन मटेरियल, जो बाल्स होते हैं वो बार बार गिरेंगे आपके मटेरियल पे, बार बार ऊपर जब ऐसे घूमेगा तो जो छोटे छोटे गेंदे हैं, बॉल है, वो गिरेंगे, फॉल होंगे, ठीक है। मटेरियल्स ब्रेक बाय इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ये इसमें भी इम्पैक्ट और एट्रिशन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी इम्पैक्ट और एट्रिशन का फोर्स लग रहा है, किसके थ्रू, बॉल्स के थ्रू, ठीक है। फिर क्या होगा, फाइनली जो ग्रुप पार्टिकल्स हो गए वो कलेक्टेड आउटलेट में कलेक्ट हो जाएंगे, और जो साइज ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बॉल्स, स्पीड ऑफ रोटेशन टाइम, जो पार्टिकल्स का जो साइज रहेगा वो डिपेंड करता है किस पे, वो बॉल पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, उसके रोटेशन और उसके टाइम पे, कितने टाइम तक आप रख के मशीन को चला रहे हैं, कितनी स्पीड पे चला रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्पीड और रोटेशन टाइम पे। समझ में आ गया। चलो वेरी फाइन ग्राइंडिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, बहुत महीन पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ड एंड अब्रेसिव मटेरियल, बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल, जो बहुत ज़्यादा कड़ा मटेरियल्स होता है। बोथ ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग, मतलब जो सूखे मटेरियल्स होते हैं या फिर भीगे मटेरियल्स होते हैं, दोनों के लिए ये क्या होता है, दोनों के लिए भैया ये सूटेबल होता है, दोनों आप इसमें काम कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डिफाइन इमल्शंस, क्लासिफाई इमल्शंस एंड एक्सप्लेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। 100% पास होने की गारंटी के साथ अगर आप अपनी बी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे वार्म फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपको टॉप 20, टॉप 30 क्वेश्चंस, बैंक सीरीज एंड मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड क्लियर वे में दिया गया है। अगर आप हमारे ऐप में दिए गए कंटेंट को प्रॉपरली तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपने एग्जाम को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हो। हमारे ऐप में आपको पूरी प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड यूजफुल
कंटेंट मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात की, अभी जाओ आप प्ले स्टोर पे हमारे वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को और भी जबरदस्त बनाओ।